खैर मकदम है आप सभी का ईटीवी उर्दू के इस प्राइम टाइम डिबेट शो बिग बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। पाकिस्तान की ओर से पिछले 72 घंटों में 6 बार सीज फायर का वायलेशन किया गया है। आज पुंछ के कृष्णा घाटी सेक्टर में जमकर गोलीबारी की गई। खास बात यह है कि बिना किसी उकसावे के पाकिस्तान छोटे ऑटोमेटिक हथियारों से लेकर मोर्टार तक से फायरिंग कर रहा है। इतवार को भी राजौरी के नौशहरा सेक्टर में पाक ने अंधाधुंध गोलीबारी की, लेकिन बार बार हमारी जाबाज सेना ने पाक की नापाक हरकत का मुंह तोड़ जवाब दिया, जिसके बाद बौखलाए पाक ने भारत के डिप्टी हाई कमिश्नर को तलब कर शिकायत भी दर्ज कराई। लेकिन आतंकियों को कवर फायर देकर भारतीय सीमा में घुसाने के लिए पाक फौज किसी भी सीमा तक जाने को तैयार है। पिछले 6 दिनों में घुसपैठ की कोशिश कर रहे 13 दहशतगर्दों को एलओसी पर मार गिराया गया है। उरी में 5 लश्कर दहशतगर्दों को मार गिराया गया, जिनकी मंशा सेना के कैंप पर हमला करना थी। उधर कजाकिस्तान के अस्ताना में मोदी नवाज की मुलाकात के बाद आज पाकिस्तान के 11 कैदी गुडविल जेस्चर के तहत रिहा भी किए गए। बड़ा सवाल यह है कि आखिर सरहद पर अचानक गोलीबारी बढ़ाकर क्या गुल खिलाने की फिराक में है पाक, और हमारे गुडविल जेस्चर का कुछ फायदा होता नजर कब आएगा? इसी पर करेंगे बात अपने तमाम खास मेहमानों से, लेकिन सबसे पहले देखिए यह रिपोर्ट। पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज आने वाला नहीं। बार बार फायरबंदी की खिलाफ वर्जी का सिलसिला जारी है। कभी जम्मू के कृष्णा घाटी और नौशहरा में पाकिस्तानी रेंजर्स की जानिब से फायरिंग की जाती है, तो कभी वादी कश्मीर में दरअंदाजी की कोशिश की जाती है। हर बार पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ती है। पाक की नापाक हरकतों का मुंह तोड़ जवाब सरहद पर मौजूद जवान देते आए हैं। पाकिस्तान ने पिछले 36 घंटों के दौरान 6 बार फायरबंदी की खिलाफ वर्जी की है। पाकिस्तानी फौज ने फायरबंदी की खिलाफ वर्जी करते हुए जिला पुंछ के कृष्णा घाटी और मनकोट सेक्टर में हिंदुस्तानी चौकियों और रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया। हिंदुस्तानी फौज ने भरपूर जवाबी कार्रवाई की। पाकिस्तान की जानिब सरहद पर जवान शहीद हो रहे हैं। इसके साथ ही मुल्हका आबादी वाले इलाकों में भी काफी जानी व माली नुकसान हो रहा है। ये कोई नई बात नहीं है। कभी वो कृष्णा घाटी से करते हैं, तो कभी उरी से या कभी दूसरी तरह से अलग अलग जगहों से वो करने की कोशिश करते रहते हैं। उसका कारण ये है कि काफ़ी चौकसी बढ़ी हुई है बॉर्डर के ऊपर, और गवर्नमेंट ने एक फर्म डिसीजन लिया है कि वो दे विल नॉट अलाउ कि मिलिटेंट्स को आने के लिए, रोकने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। इस प्रोसेस में बहुत से मिलिटेंट भी मारे गए और इनकी कई पोस्टें भी उड़ा दी गई यहाँ पे मिलिटेंट थे। ये ऐसा समय है जिसमें इनकी पूरी कोशिश होती है कि अधिक से अधिक आतंकवादियों को घाटी में भेजने की। टूरिस्ट सीजन वो डिस्टर्ब, पर्यटन न आने पाए, इसलिए इनकी ये सारी कोशिशें बढ़ी रहती हैं। उधर पाकिस्तान ने इस्लामाबाद में हिंदुस्तानी डिप्टी हाई कमिश्नर जेपी सिंह को तलब किया। पाकिस्तान ने हिंदुस्तान पर फायरबंदी की खिलाफ वर्जी का इल्जाम लगाया और अपना एहतजाज दर्ज कराया। पाकिस्तान का इल्जाम है कि 10 से 12 जून के दरमियान हिंदुस्तान की जानिब से की गई फायरिंग में उसके 3 शहरियों की मौत हुई है। पाकिस्तान ने फायरबंदी मुआहदे का एहतराम करने को कहा है। पाकिस्तानी फौजी सरबराह जनरल बाजवा ने लाइन ऑफ कंट्रोल का दौरा किया। हिंदुस्तानी फौज की कार्रवाई के पेश नजर पाक आर्मी चीफ का सरहदी इलाकों का ये दौरा किस बात की जानिब इशारा करता है, इस बारे में दिफाई माहिरीन की राय कुछ ये है। पाकिस्तान के जो फौज के अध्यक्ष हैं जनरल बाजवा, अगर वो इस वक्त लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर तीसरी बार समीक्षा करने अगर गए हैं पिछले कुछ हफ्तों में, शायद हम निष्कर्ष इस प्रकार का कर सकते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान के जो फ़ौज है वहाँ पे लाइन ऑफ कंट्रोल पे, और उनके बाकी जो गुट हैं, दहशतगर्दी गुट जिनको समर्थन देते हैं, वहाँ पर एक प्रकार का निराशा और उथल का इशारा है। कारण ये कि पिछले कुछ हफ्तों में भारत के स्थल सेना और बाकी जितने भी हमारे सुरक्षा एजेंसीज़ और इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं, जो भारत का रिस्पांस रहा है लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर, वो काफ़ी एक प्रकार से मजबूत है। सवाल ये उठता है कि पाकिस्तान एक जानिब अमन की बात करता है, उसके जवाब में हिंदुस्तान ने कई बार खैर सगाली के लिए हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज क्यों नहीं आ रहा है, ये बात समझने वाली है। क्या पाक आर्मी अपनी हुकूमत की बात नहीं सुनती,
या फिर हुकूमत ने सरहदों पर इश्तियाल अंगेजी की फौज को इजाजत दे रखी है? ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज। तो सरहद पर अचानक गोलीबारी बढ़ाकर क्या साबित करना चाहता है और क्या गुल खिलाने की कोशिश में है पाकिस्तान? यह है हमारा आज का सवाल। तमाम खास मेहमानों से आपका तारुफ करा दूं। हमारे साथ मौजूद है रिटायर्ड मेजर जनरल BD मिश्रा साहब, जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट। आलोक शर्मा साहब मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं, नेशनल स्पोक्स पर्सन कांग्रेस पार्टी के। इसके अलावा तुहिन सिन्हा जो कि स्पोक्स पर्सन है भारतीय जनता पार्टी के, वो हमारे साथ मौजूद हैं मुंबई से। सुहेल काजमी साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं जम्मू से, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उनकी राय भी हम लेंगे। और इनामुल नबी साहब जो कि स्पोक्स पर्सन है आवामी इत्तेहाद पार्टी के, वो भी हमारे साथ श्रीनगर से बस चंद पलों में जुड़ जाएंगे। लेकिन सबसे पहले सुहेल काजमी साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, पिछले कुछ दिनों से सरहद पर, बॉर्डर के आसपास, LOC के एरियाज में जो दिक्कतें नजर आ रही हैं, जिस तरह से बार बार घुसपैठ की कोशिश हो रही है, जिस तरह से गोलीबारी का सिलसिला जारी है, सीज फायर का वायलेशन लगातार हो रहा है, क्या मकसद आपको नजर आता है? क्या गुल खिलाने की फिराक में है पाकिस्तान इस बार? देखिए, अगर आप क्लोजली वॉच करें, सर्जिकल अटैक के बाद पाकिस्तान जो है वो आइसोलेशन में चला गया, एक आइसोलेटेड कंट्री की तरह देखा जा रहा है। और उसके एवज में आप सीज फायर वायलेशंस को देखिए तो ये रोज़ का काम हो चुका है। किसी ना किसी तरह इंटरनेशनल हाइप में रहना चाहता है पाकिस्तान, और ये सब चीज़ें जो हो रही हैं ये फ्रस्ट्रेशन के अलावा कुछ नहीं है। और क्योंकि यहाँ एक जमहूरी निज़ाम जो है बड़े अच्छे ढंग से चल रहा है, एक कोलेशन बड़े अच्छे ढंग से चल रही है, और सबसे बड़ी बात जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्टैंड जो है वो बड़ा क्लियर है कि बातचीत अपनी जगह होगी, अगर कोई भी ऐसी वायलेशन होगी तो उसका कड़ा जवाब दिया जाएगा। और बड़ी जगहों पे दिया भी है, कुपवाड़ा सेक्टर में दिया है, सोपुर में दिया है, और कुछ आतंकी वैसे ही पकड़े गए हैं, अभी कल भी परसों भी 3 पकड़े गए। तो ये सब चीज़ें जो देख रहे हैं आप, ये मेयर एक फ्रस्ट्रेशन है टू टेक इंटरनेशनल हाइप, और उसके एवज में ये कह देना कि ये हम रिटेलिएशन में करते हैं, इंडिया की तरफ से होता है। क्योंकि सब दुनिया जानती है कि पाकिस्तान जो है वो अपनी करनी और कतनी में कभी भी खरा नहीं उतरता है। ये सब चीज़ें उसी की एक कड़ी हैं। नहीं, आपको हालात क्या बहुत ज्यादा तनावपूर्ण नजर नहीं आ रहे हैं? हालात टेंस होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं दिन ब दिन? या फिर आप मानेंगे कि ये नॉर्मल है, इन महीनों में इसी तरह से इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश होती है, वो हो रही है, और पाकिस्तान जैसे पहले करता था वैसे ही अब कर रहा है? नहीं, जैसे पहले करता था वैसे नहीं कर रहा है, अब उसमें काफ़ी तेज़ी आई है। क्योंकि वो जो हाइप इंडिया को सर्जिकल अटैक्स के बाद इंटरनेशनली मिली है, वो सब एक बड़ी वजह है। और जो एक क्लियर स्टैंड इंडिया की तरफ से हो रहा है कि अब बातचीत अपनी जगह रहेगी, लेकिन ऐसी कड़ी कार्रवाइयों का जो जवाब है वो इसी ढंग से दिया जाएगा। एक बड़ा सख्त स्टैंड जो इंडिया की तरफ से आया है, मुझे लगता है ये उसी की रिटेलिएशन में, उसी को काउंटर करने के लिए ये अपने अटैक्स बढ़ा रहे हैं, और चाहते हैं जम्मू कश्मीर में जो जमहूरी निज़ाम है किसी तरह ड्रेल हो। और जो NIA टीम्स ने भी जो कुछ लोगों पे रेड्स किए हैं, उसका भी एक असर हो सकता है कि नहीं, हम आपके साथ हैं, हम जो भी लोग यहाँ दहशत का नाच खिलवाने में साथ देते हैं, हम उनके साथ हैं, और ये उसी के लिए हम सीज फायर वायलेशंस कर रहे हैं। डोंट वरी, कश्मीर हैज टू बॉयल, इट इज बॉइलिंग एंड इट शुड बॉयल। ठीक है सुहेल काजमी साहब, आपकी बात समझ में आती है। कांग्रेस और बीजेपी के नुमाइंदों के पास जाऊं मैं, उससे पहले ब्रिगेडियर BD मिश्रा साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या वजह आपको नजर आती है, और क्या इसे माना जाए कि मामला सीरियस हो रहा है, या फिर इसे रूटीन सीज फायर वायलेशन के तौर पर देखना चाहिए? इसका परिप्रेक्ष्य आप लीडरशिप, जो पाकिस्तान की लीडरशिप है, दैट इज गवर्नमेंट लीडरशिप, और इंडिया की गवर्नमेंट लीडरशिप, ये इसको आपको देख के समझना पड़ेगा। पहली बात तो यह है कि पाकिस्तान में अभी वहां के चीफ बदली हुए हैं। हाँ। कमर जावेद बाजवा आए हैं, और वहां पर जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो काफी पॉपुलर प्राइम मिनिस्टर हैं, क्योंकि वो पहले से भी प्राइम मिनिस्टर रहे थे। आर्मी वालों ने उनको डिपोज किया और फिर वापस आए। अब कमर जावेद बाजवा यह एक चीज साबित करना चाहते हैं कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में जो रिश्ते हैं सुधरे नहीं, क्योंकि अगर रिश्ते दोनों कंट्री के बीच में सुधर गए तो आर्मी की वजूद वहां खत्म हो जाएगी। सिंपल, प्लेन एंड सिंपल। और ये वहां की आर्मी नहीं चाहती है, क्योंकि मोर देन 50%
वहां की इकॉनमी आर्मी कंट्रोल करती है, पहली बात। दूसरी बात, आर्मी की वहां कॉन्स्टिट्यूएंसी उनकी आवाम बन गई है और आवाम को वो बताना चाहते हैं कि पाकिस्तान के ऊपर बहुत बड़ा खतरा आ गया है और यह खतरा पॉलिटिशियन नहीं सॉल्व कर सकता है, या आर्मी सॉल्व कर सकती है। और तीसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी भी उनको उम्मीद नहीं थी कमर जावेद बाजवा को कि इंडिया इस तरीके से रिटेलिएट करेगा। और मैं आपको बता दूं, उरी की जो ब्रिगेड है जी, वहां पर हमारे बटालियन का एक ऑफिसर वो कमांड कर रहा है ब्रिगेड को, और उसने कल 5 आदमियों को ढेर किया है, लश्कर के आतंकियों को। और वहां की इतनी डिफिकल्ट टेरेन है, मेरी पूरी रेजिमेंट ने जहां पर 50,000 लोग हैं, सबने उसको कहा कि वेल डन। तो ये जो एक्शन हो रहे हैं, इस एक्शन से कमर जावेद बाजवा काफी परेशान है, क्योंकि वहां पर सप्लाई की जो रूट था मनी के, उस पर अटैक है, वहां के जो सेपरेटिस्ट थे उन पर अटैक है, और इंटरनेशनल प्रेशर ज्यादा है। तो ये कमर जावेद बाजवा जो 3 बार विजिट किए हैं अपनी एफडीएल, इसमें उनको घबराहट है। और पाकिस्तान की सरकार इन दोनों चीजों को जोड़कर आप देख रहे हैं जिस तरह से लगातार गोलीबारी का सिलसिला बढ़ा है, सीज फायर वायलेशंस बढ़े हैं, और उधर बाजवा साहब जो हैं वो बॉर्डर के इलाकों पर निगरानी करते हुए, दौरा करते हुए नजर आते हैं। दोनों चीजों को मिलाकर देखना चाहिए। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि वहां की आवाम यह समझती है, क्योंकि वहां के अगर जनाजे वहां गांव में जाएंगे जवानों के जी, तो वहां पर भी दहशत होगी, और यह हो रहा है, और यह एक बड़ा इंपैक्ट है उनके सोसाइटी पर। आर्मी की पूरी इज्जत इसी पर टिकी है कि इंडिया की कैजुअलिटी होगी, पाकिस्तान की कैजुअलिटी नहीं होगी। और जब पाकिस्तान में कैजुअलिटी होती है सोल्जर टू सोल्जर, यह एक डिमोरलाइजिंग फैक्टर उनके लिए है। ठीक है, इमानुल नबी साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, अवामी इत्तेहाद पार्टी के स्पोक्स पर्सन है, सीधे श्रीनगर से वो हमारे साथ मौजूद है। लेकिन तुहिन सिन्हा, मैं सबसे पहले अब आपके पास आना चाहूंगा, आपसे मैं जानना चाहूंगा, एक तरफ हम ये कह रहे हैं कि हम स्ट्रांग मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं, कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो रही है बॉर्डर पर, और जो कुछ हद तक हमें नजर भी आ रही है कि सेना करारा जवाब दे रही है पाकिस्तान की फौज को। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि भारत और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर्स कजाकिस्तान में आपस में मिलते हैं, और उसके बाद आज ही 11 पाकिस्तानी कैदियों को रिहा कर दिया जाता है गुडविल जेस्चर के तहत। तो इस गुडविल जेस्चर का कुछ फायदा होता हुआ नजर आ रहा है आपको? क्योंकि पाकिस्तान तो लगातार वही हरकतें कर रहा है, बल्कि और हरकतें बढ़ गई हैं। देखिए समीर भाई, मेरे ख्याल से इन दोनों चीज़ों को जोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि गुडविल जेस्चर जो है, और ख़ास तौर पे सिविलियंस को रिहा करना, वो एक बिल्कुल अलग बात है। मेरे ख्याल से भारत जो है ये करके अपना बड़प्पन साबित कर रही है। जहाँ तक पाकिस्तान के स्वभाव का स्वभाव है, जहाँ तक पाकिस्तान के अटैक करने का स्वभाव है, देखिए पाकिस्तान विश्व की शायद एकमात्र ऐसी कंट्री है जिसने हमेशा से भारत के गुडविल जेस्चर का जवाब विश्वासघात से दिया है। और जब मैं गुडविल जेस्चर की बात कर रहा हूँ, मैं सिविलियंस को रिहा करने की बात नहीं कर रहा हूँ। भारत को सिविलियंस को रिहा करना चाहिए, क्योंकि वो जो है एक मानवता से जुड़ा हुआ प्रश्न है, वो बॉर्डर के डिस्प्यूट से जुड़ा हुआ प्रश्न नहीं है। जहां तक बॉर्डर के डिस्प्यूट का प्रश्न है, मैं डिफेंस मैंने ये सवाल में मैंने ये 11 पाकिस्तानी कैदियों की रिहाई सिर्फ इसलिए जोड़ी थी क्योंकि कुलभूषण जाधव के मामले में पाकिस्तान ने क्या किया वो हम सबको पता है, और उसके बाद भारत सरकार का एक कड़ा रुख सामने आया था कि कुलभूषण जाधव की रिहाई के लिए हम किसी भी हद तक गुजर जाएंगे। तो संकेत कयास ये लगाए गए थे कि अब पाकिस्तानी कैदियों की रिहाई रोक दी जाएगी तब तक जब तक कि कुलभूषण जाधव को रिहा नहीं कर दिया जाता। देखिए, इससे एक बार फिर भारत का बड़प्पन और पाकिस्तान का छोटापन साबित होता है। हमने सिविलियंस को रिहा किया है जो कि गलतफहमी के कारण पकड़े गए थे। और ये जो है टिट फॉर टैट कुलभूषण के मामले में हम नहीं करेंगे। हम बॉर्डर डिस्प्यूट में हमेशा टिट फॉर टैट करेंगे। आज तक क्या होता था कि जब पाकिस्तान हमें अटैक करती थी, पिछली सरकारें जो हैं और ज़्यादा डिस्परेट हो जाती थी और ज़्यादा उतावली हो जाती थी कि अब बातचीत हो। लेकिन इस बार सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि जब तक पाकिस्तान अपना स्वभाव नहीं सुधारेगा, जब तक वो अपनी हरकतें नहीं सुधारेगा, तब तक हम उसको उसी की भाषा में बॉर्डर पे जवाब देंगे और बातचीत नहीं होगी। तो मेरे ख्याल से इसको जो है सिविलियंस की रिहाई से बिल्कुल नहीं जोड़ना चाहिए। वो भारत का स्वभाव है और पाकिस्तान का स्वभाव जो है वो कुलभूषण मामले में साबित हो गया था। आज जो है बड़ी आलोक शर्मा साहब हमारे साथ मौजूद हंसी की बात यह है,
आज सबसे बड़ी विडंबना और सबसे हंसी की बात यह कि एक तरफ पाकिस्तान जो है चाइना का प्रोविंस बनता जा रहा है, पाकिस्तान जो है बालिस्तान को अपने वश में नहीं रख पा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ उसके मंसूबे और उसकी जो आकांक्षाएं वो कभी खत्म नहीं होती। कुछ कारणों से उसे लगने लगा था कि शायद इस बार जो है कश्मीर को पूरी तरह तोड़ देगा, और जब पिछले 2-3 महीनों में उसे ये एहसास होने लगा है कि कश्मीर में वो सफल नहीं हो रहा है, तो उसकी हताशा, उसकी फ्रस्ट्रेशन और बढ़ती जा रही है, जो कि आए दिन नजर आ रही है। आलोक शर्मा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस पार्टी के स्पोक्स पर्सन। आलोक जी, जिस तरह की सिचुएशन, जिस तरह के हालात का सामना हमारी सेना सरहद पर कर रही है वो आपके सामने है, लेकिन सेना को सियासत में खींचना, आपके नेता संदीप दीक्षित का जिस तरह से बयान सामने आया, गली का गुंडा करार दिया गया, सेना चीफ के लिए उन्होंने ऐसे अल्फाजों का इस्तेमाल किया, हालांकि उन्होंने माफी मांग ली है, लेकिन क्या आप मानते हैं कि सियासत में नहीं खींचना चाहिए सेना को, और अगर इस तरह के बयान हमारे नेता देंगे तो इससे मोरल डाउन होता है सेना का, उसका ख्याल रखना चाहिए? देखिए, बिल्कुल इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि इस तरह के बयान देने से कहीं ना कहीं गलत संदेश जाता है, और इसीलिए कांग्रेस पार्टी और खास तौर पर संदीप दीक्षित जी ने उस मुद्दे पर माफी मांगी है। लेकिन दुर्भाग्य है कि पिछले 3 वर्षों से जब से बीजेपी की सरकार आई है, सेना को जितना ज्यादा राजनीति में घसीटा गया, इतना इतिहास में कभी भी नहीं घसीटा गया है। आप 2-3 बयान देखिए, मनोहर पारिकर जी रक्षा मंत्री थे, वो कहते हैं कि सेना हमारी हनुमान है, उसको अपनी ताकत का ही नहीं पता था। मोदी जी का बयान 2013 का मुझे याद आता, वो कहते हैं कि सेना हमारी कमजोर है, इसलिए बॉर्डर पर प्रॉब्लम है। आप देखिए किस तरह से वहां पर मनोहर पारिकर ने कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक इसलिए हो गई कि आरएसएस हमारे पीछे है, वरना तो हम सर्जिकल स्ट्राइक कर ही नहीं सकते थे। जीवीएल इनके जो एक लीडर हैं बीजेपी के, वो कहते हैं कि 70 साल में आर्मी ने कुछ किया ही नहीं है, हमने किया है जो भी किया है। यहाँ पर एक हमारे डिफेंस एक्सपर्ट साहब मिश्रा साहब भी बैठे हैं, इनका भी इस तरह से सीधी तरह से पूरी तरह से सेना का अपमान है इसमें कि 70 साल में कुछ भी नहीं हुआ है, और हम अपमान कब होता है, पॉलिटिसाइज कब होता है? आप अपने दायरे में रहो, आप अपने दायरे में रहो, इस तरीके के बयान मत किया करो। और मुझे मालूम है कि आपने तो कोई दायरे से बाहर बात नहीं की है। एक टीवी पर, जैन टीवी पर फौज वालों के लिए कहा था कि फौज के कर्नल की वाइफ अंडे बेचती हैं। आपका ये 3 साल पहले का बयान मुझे याद है। आपको मैंने तो कभी नहीं कहा, आपने ये इस्तेमाल किए थे। ब्रिगेडियर मिश्रा, मैंने कभी नहीं, आप कहां पहुंच गए मिश्रा साहब? मैंने तो आपको यहाँ पर एक आर्मी का रिप्रेजेंटेटिव कहा, इससे ज्यादा कुछ कहा ही नहीं। आप कहां गुस्से में पहुंच गए हैं? घड़ियाली आंसू बाहर है। अरे भाई, कहाँ आप कहाँ पहुंच गए हैं? मिश्रा साहब, मेरे से आपका कोई व्यक्तिगत कोई निजी वो थोड़ी ना, मैं तो आपके पक्ष में बोल रहा हूँ, आर्मी के पक्ष में बोल रहा हूँ। कमेंट करने के आप लिए कहाँ पहुंच गए? कोई हद नहीं है। ब्रिगेडियर मिश्रा, क्या गलत करने मिश्रा साहब को मुझे समझ नहीं आया। पर्सनल होते हो, और बहुत अफसोस की बात है ब्रिगेडियर मिश्रा, आपके एक नेता हैं, कहते हैं सड़क छाप, कहते हैं सड़क के गुंडे, और आप ये बयान दे रहे हो। उसी पर वो सवाल पूछा था, और कांग्रेस पार्टी के स्पोक्स पर्सन के तौर पर वो अपनी बात रख रहे हैं, वो सेना पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, या सेना पर उन्होंने कोई ऐसी गलत बात तो नहीं की ना अभी? ब्रिगेडियर मिश्रा, उनकी बात को कंप्लीट होने दीजिए ना। ये क्या कह रहे हैं जी? सुन लीजिए, क्या कहा इन्होंने? सुन लीजिए, पूरी बात तो सुन लीजिए ताकि समझ में आ जाए। इन्होंने कहा कर्नल की वाइफ अंडे बेचती है। अरे वो 3 साल पहले की बात छोड़ दीजिए, आज हमसे अभी की बात कीजिए। ये इनकी कब कहा? मैंने तो कभी नहीं कहा, गलत बात कह रहे हैं जी। आलोक जी गलत बात कर रहे हैं। ब्रिगेडियर मिश्रा, पर्सनल मत होइए प्लीज। हम डिबेट दूसरे मुद्दे पर कर रहे हैं, वरना डिबेट डिरेल हो जाएगी। इनकी स्टाइल है। ठीक है, सुन लीजिए, इनकी स्टाइल है। ब्रिगेडियर मिश्रा, मैं आपके पास आऊंगा तब बोल लीजिएगा। आलोक जी, अपनी बात जल्दी से पूरी कीजिए, मुझे इमानुल नबी साहब के पास भी जाना है जी। नहीं, मैं वही कह रहा हूं कि इस तरह के जो बयान है कहीं ना कहीं आर्मी के को डिमोरलाइज करते हैं। मिश्रा साहब क्यों नाराज हुए मैं नहीं समझ पाया, लेकिन अगर आईएसआई आके पठानकोट पे जांच करे तो इसमें कहीं ना कहीं आर्मी का मनोबल टूटता है। अगर यहाँ पर आर्मी के जवान हमारे शहीद हों और मोदी साहब वहां जाकर केक खाकर आए तो इसमें कहीं ना कहीं आर्मी का मनोबल टूटता है। तो दोनों ही पार्टियों की तरफ से ऐसा कोई भी काम नहीं होना चाहिए जिसमें कहीं पर भी किसी भी तरह से आर्मी का मनोबल टूटे। लेकिन दिक्कत यह है कि 700 पत्थरबाजों को छोड़ दिया मोदी जी की सरकार ने जम्मू कश्मीर में, और वो पत्थरबाज जो है वो फौजियों के ऊपर पत्थर बरसा रहे हैं। मिश्रा जी, आप इस तरह से क्यों करते हैं?
आप ही बोल लीजिए, हम तो आपका इतना सम्मान करते हैं इसलिए एज ए करता फौजी, हूं, लेकिन आप पता नहीं कहां टॉपिक को कहां से कहां ले जाते हैं। लॉजिक से परे जाते हैं, अपनी सीमा का उल्लंघन करते हैं और फौज के बारे में वो कमेंट करते हैं जो हमें हर्ट करता है। आलोक शर्मा जी, कोई भी लॉजिकल बात नहीं की मिश्रा जी, मैं तो ये कह रहा हूं कि जो अभी मंत्री महोदय हैं, जिसका मैंने अभी थोड़ी देर पहले जिक्र किया था, क्या पाकिस्तान के लिए ये गुडविल जेस्चर जारी रहना चाहिए जिस तरह के हालात इस वक्त सरहद पर हैं? डाकू, छोड़िए आलोक जी, पर्सनल मत होइए प्लीज जी। नहीं, पर्सनल की बात ही नहीं है, बयान पर्सनल नहीं है क्या? मेजर वीके सिंह जो आज हैं मंत्री बने हुए हैं, मिश्रा जी को शायद याद ही नहीं होगा, उन्होंने पिछले आर्मी चीफ सुहाग साहब को डाकू कहा था, नहीं कहा था क्या? मिश्रा जी, डाकू होते हैं क्या आर्मी में? आप उनका झगड़ा मत निपटाइए। आज उसका जिक्र करने की आज कोई मुद्दे पर जरूरत है क्या आलोक जी? इस पर मुद्दे पर बात करिए, उनका पर्सनल झगड़ा मत निपटाइए दो जनरल्स के बीच में। मैं आपसे यह पूछ रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी का क्या स्टैंड है अभी जिस तरह के हालात हमें सरहद पर, सीमा पर नजर आ रहे हैं? क्या यह गुडविल जेस्चर जारी रहना चाहिए आगे भी? नहीं, बिल्कुल। मोदी जी ने तो कहा था कि हम लव लेटर लिखना बंद कर देंगे, पता नहीं क्यों लव लेटर लिख रहे हैं। ये तो कह रहे थे हम एक के बदले 10 सर लेके आएंगे, पता नहीं कितने सर आए हैं। ये तो कह रहे थे बोली और गोली साथ साथ नहीं चल सकती, पानी और खून साथ साथ नहीं बह सकता। अब पता नहीं क्या क्या साथ साथ हो रहा है। एक तरफ कहते हैं कोई बातचीत नहीं होगी, एक तरफ इंडस वाटर ट्रीटी के लिए 20 मार्च को पूरा डेलीगेशन जाता है। अब मिश्रा जी को पता नहीं, पता है कि नहीं इस बात का कि 10 लोग गए थे कि इंडस वाटर ट्रीटी मिश्रा जी को मत खींचिए, हमारे आप डिबेट में एंकर से बात करिए। इनामुल नबी साहब, बताइए इनामुल नबी साहब, ठीक है। आलोक जी मिश्रा जी, आलोक जी मिश्रा जी, इनामुल नबी साहब हमारे साथ मौजूद हैं श्रीनगर से। नबी साहब आपको क्या लगता है किस वजह से ये इन्फिल्ट्रेशन बढ़ता चला जा रहा है? किस वजह से सीज फायर वायोलेशंस लगातार हो रहे हैं? पाकिस्तान की मंशा क्या है इसके पीछे? देखिए समीर जी, मैं आपको बताऊं कि 1947 से लेकर आज तक हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये जो मसले कश्मीर है इसमें कहीं पहुंची नहीं है। आप खुद देख रहे हैं जिस तरह आज स्टेडियम में कांग्रेस और बीजेपी वाले आपस में लड़ रहे हैं, ये अपनी सियासी जंग जम्मू कश्मीर में लड़ रहे हैं। यकीन मान लीजिए, मैंने पिछली बार भी ईटीवी में कहा, ये आपके ही इसी प्रोग्राम में कहा, अमन की सबसे ज़रूरत हमें है क्योंकि हम लोग मारे जा रहे हैं। कैजुअलिटी जिस साइड से भी हो, मरता तो इंसान ही है, चाहे लाइन ऑफ कंट्रोल इस साइड से या उस साइड से। मैं आपको बताऊं कि पिछले 3 वर्षों से जब से मोदी जी सरकार में आए हैं 72% इंक्रीज हुआ है सिक्योरिटी फोर्सेस की किलिंग्स में। क्या ये देश को शोभा देता है इस चीज़ को अनदेखा करना? क्या मुझे बताइए, तो 2001 से अभी तक 4600 फौजी जवान लाइन ऑफ कंट्रोल पर मारे गए। क्या ये सरकार या किसी लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक स्टेट या डिसिप्लिनड आर्मी को शोभा देता है कि वो अपने फौजों को मरने के लिए बॉर्डर पर रखे? क्या हमने ये नहीं दिखे? आजकल आप देखिए कि हर जगह अगर आप किसी से भी बात करें, किसी फॉर्मर जनरल से बात करें या बीजेपी या कांग्रेस वालों से बात करें, वो कहते हैं कि हमें मिलिट्री ऑपरेशन चलाना चाहिए। अरे भाई साहब, मिलिट्री ऑपरेशन तो यहाँ पिछली 30 वर्षों से चला आ रहा है। आपने तो यहाँ 1 लाख जवानों को मार दिया, आपने 30 वर्षों में मिलिटेंट्स को मारा, लेकिन आज तक आप मिलिटेंसी को ख़त्म करने में नाकामयाब हुए। गर्ज मेरा इतना ही है कि जो भी कोई जेस्चर बढ़ रहा है वी शुड वेलकम इट। और मुझे आज हैरानगी है कि अभी जो कांग्रेस के हमारे मित्र बैठे हैं वहाँ, वो आज कह रहे हैं कि गुडविल जेस्चर के बारे में जब आपने उनसे पूछा उन्होंने ताने दिए। एक साइड से ये लोग कह रहे हैं कि बातचीत होनी चाहिए, एक साइड से ये कह रहे हैं कंडीसिव एटमॉस्फेयर बनना चाहिए। भैया, एवरी बिग ड्रीम इज हैविंग ए स्मॉल बिगनिंग। हर एक बड़ी ख्वाब की एक छोटी सी शुरुआत होती है। अगर कोई शुरुआत छोटी सी होती है जिसका कोई इम्पैक्ट पड़े, हमें पुरुउम्मीद रहना चाहिए कि दोनों मुल्क आपस में दोस्ती रखे और साथ से साथ जो मसले कश्मीर है, जम्मू कश्मीर, हमें राजकुमारी जो हमारे साथ हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने वादा किया था अक़वाम मुत्तहिदा में कि हम जम्मू कश्मीर में राजकुमारी कराएंगे, हमें पूरा वादा है। मेरी बात सुनिए, काम करते हैं, वो भी नहीं चाहते कि सरहद पर हालात सामान्य हो पाए। बिल्कुल, हम लोग अमन के ख्वाह हैं,
हम लोग अमन के पुजारी हैं। हम चाहते हैं कि अमन लौटे, क्योंकि हम जानते हैं हम सबसे ज़्यादा अमन की ज़रूरत हमें है, क्योंकि हमने 1 लाख जवानों को के जनाजों को कंधा दिया है। हमसे ज़्यादा और अमन की किसको ज़रूरत हो सकती है? हमारे जो सेपरेटिस्ट लीडर्स हैं, वो मैं बार बार ये कहता हूँ कि आप उनके साथ इख्तिलाफ रख सकते हैं, लेकिन जो हुर्रियत के लोग हैं, दे रिप्रेजेंट सेंटिमेंट्स एंड एस्पायरेशंस ऑफ कश्मीरी पीपल। वो भी, क्या ये बात सही नहीं है कि हुर्रियत वालों ने LK अडवाणी जी से बात की? क्या ये बात सही नहीं है कि उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी से बात की थी? हम लोग अमन के ख्वाह हैं। आप आइए, बात कर लीजिए, मसले कश्मीर को हल कीजिए, ये खून खराबा खुदा के वास्ते बंद कीजिए। और खासकर मेरी BJP दोस्त से गुजारिश रहेगी कि आप खुदारा फौजियों के लाशों पर इलेक्शन लड़ना बंद कर लीजिए। खुदा का वास्ता, आपको जब से आप सरकार में आए हैं 72% इंक्रीज हुआ है फौजी किलिंग्स में, और 37% सिविलियन किलिंग्स में इंक्रीज हुआ है। इनको जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा बहुमत जम्मू में मिली है। मैं आपको बताऊं, जम्मू में 89 सीज फायर वायलेशंस हुए, जहां से भी हुई हो, लेकिन मरता एक फौजी है, मरता एक इंसान है। मरता तो इंसान है, आम शहरी हो, फौजी हो, मरता तो इंसान है। खुदा का वास्ता, आप अमन को एक मौका दीजिए। आप अमन को मौका एक दीजिए। आपको मेरी बात सुनिए समीर जी, में एक जरूरी बात कह रहे हैं कि सेना बहादुरी का काम करती है, समीर जी का काम करती है, लेकिन उस पर सियासत आपकी पार्टी करती है। जी देखिए, ये ठीक है। नबी साहब कह रहे हैं कि 72% इंक्रीज हुई है सैनिकों की मृत्यु में। तो अगर ये जो हरकतें हो रही है कश्मीर में, स्टोन पेल्टिंग हो रही है, अगर सिक्योरिटी कुछ नहीं करती तो 200% इंक्रीज कर दी। जब आपने मन बना लिया है कि भारत को जो है आपको परेशान करना है, तो ऑब्वियसली जो है आप ये क्यों एक्सपेक्ट करते हैं कि सैनिक कुछ नहीं करेंगे, हम रिटेलिएट नहीं करेंगे? अब तक तो यही एक्सपेक्टेशन थी आपकी। नहीं, तो 72% जो इंक्रीज हुई है, जिस तरह के कंडीशंस, जिस तरह के कंडीशंस क्रिएट किए गए हैं पिछले 3 सालों में, मुझे कहिए, जब आप लोगों को प्रोवोक करेंगे ही वो सब। अगर आप कह रहे हैं अपने आप को शांति का पुजारी कह रहे हैं, तो आप जस्टिफाई मत करिए। अगर आप खुद को शांति का पुजारी कह रहे हैं, तो फिर आप जस्टिफाई मत करिए ना। हम कैसे मजबूर कर रहे हैं? आप अपनी स्टेशन से भागा, वो क्यों मिलिटेंट बना? आप ये बताइए, कश्मीर, आप बताइए, पिछले 1 महीने से आप इंडियन, सर आप मुझे बताइए, इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट है, जितने भी नए मिलिटेंट्स बने उसमें से किसी मास्टर्स डिग्री, MPhil करके, PhD करके लोग निकले। आप ये प्रोपेगेंडा चलाते थे कि ये जी अनपढ़ लोग हैं, ये जी अनएजुकेटेड लोग हैं, ये जी अनएम्प्लॉयड लोग हैं। आज तो डॉक्टर भी गन उठाने के लिए आप उसको मजबूर कर रहे हैं। क्या वजह है कि यहाँ बच्चे थानों से भागकर इनामुल नबी साहब मिलिटेंट बनते? क्या ये सही नहीं है? आपका जो मिलिटेंट बन रहे हो रही है, आपका जो आइडिया है ना, नौजवान आते हैं, उनके साथ कैसे खड़े हो सकते हैं आप मुझे एक सवाल पूछिए। मैंने आपको कल भी देखा था मसले को, आपको इनामुल नबी साहब, अगर आपने अपनी बात करनी, थोड़ा शांत हो जाइए। मेरे सवाल का जवाब दीजिए कि जब सरहद पार से टेररिस्ट भेजे जाते हैं, मिलिटेंट्स यहां पर भेजे जाते हैं, उनका एनकाउंटर करने के लिए जब सेना जाती है, तो वहां के जो पत्थरबाज हैं वो उनके बचाव में खड़े हो जाते हैं, वो हमारी आर्मी पर पत्थरबाजी करने लगते हैं। और आज आप यहां पर बैठ के कह रहे हैं कि जवानों की संख्या, शहीद होने वाले बढ़ती जा रही है। वो जवान क्यों अपनी जान दे रहा है? कश्मीर के लोगों की हिफाजत के लिए ना। ये मानेंगे आप? जनाब, मैं वही कह रहा हूं, स्टेट का एटीट्यूड ऐसा रहा है कि लोगों में मिलिटेंटों के लिए हमदर्दी बढ़ रही है। आज आपको पता होना चाहिए कि पुलिस वाला भी गन लेकर भागता है। ये देखिए ना हालात कहां पहुंचे। शायद ये आपको सही पिक्चर नहीं बता रहे। मैंने इसीलिए अपने BJP के दोस्त से पूछा, मुझे बताइए जुबैर तुरे को किसने मिलिटेंट बनाया? जो हंदवारा में डॉक्टर था, PhD उसने की थी, उसको मिलिटेंट किसने बनाया? वो तो लेक्चरर था। आप मुझे बताइए, एक बैंक मैनेजर के बेटे जो कि सिविल इंजीनियर था, उसको बंदूक उठाने पर किसने मजबूर किया? ये तो बताइए ना। बच्चों को कौन सड़कों पर ला रहा है? किसकी एरोगेंस की वजह से बच्चे सड़कों पर आ रहे हैं? ठीक है नबी साहब, जवाब सुन लीजिए तोहिन का, उसके बाद दूसरे मेहमान भी हैं। जी तोहिन, जल्दी से। देखिए नबी साहब, अगर आपने अपनी बात कह ली है तो 2 मिनट मुझे भी दीजिए। देखिए, आपकी जो आइडिया है ना इंडिपेंडेंस की, आज़ाद कश्मीर के लिए की, वो एक बहुत डेल्यूशनल आइडिया, वो एक भ्रमित हैं आप ऑब्सेस्ड हैं इंडिपेंडेंस के आइडिया से, लेकिन इंडिपेंडेंस क्या होता है शायद आपको पता भी नहीं है।
आप जिस चीज से आजादी मांग रहे हैं, जिस डेमोक्रेसी से आप आजादी मांग रहे हैं, आप खुद से भागना चाहते हैं। आप जो कह रहे हैं, जो आपने 1987 से लेकर 1987, 89, 88, 89 और 90 में जिस तरह से एथनिक क्लेंसिंग की है, जो एथनिक क्लेंसिंग अगर कहीं पर हुई है पूरे हिंदुस्तान में, तो वो कश्मीर में हुई है। और उसके बाद अगर आप एक एक करके जो एथनिक क्लेंसिंग 87 to 90 के बीच कश्मीर में हुई है, वो इंडिया में कहीं नहीं हुई है। उस एथनिक क्लेंसिंग ने ऐसे कंडीशंस क्रिएट किए हैं जिसके बाद आर्मी ने आपने तो जीनोसाइड किया है। यहाँ आपको असल में आपको कश्मीर की जमीन चाहिए, कश्मीरियों से आपको मतलब और जेनोसाइड आप चाहते हो कि हम पत्थर उठाए और आप हमें मारे। यही वजह है इनामुल नबी साहब, पाकिस्तान की भाषा तो ना बोलिए ना। मुझे बताइए, अच्छा मुझे एक बात बताइए, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं पाकिस्तान के जर्नलिस्ट से बात कर रहा हूं? अक्सर हमारे शो पर वो लोग भी आते हैं, ऐसी ही भाषा होती है। मुझे एक बात बताइए, कल मैं आपको एक दूसरे चैनल पर देख रहा था, अगर आप किसी को पाकिस्तान का फतूर चढ़ाए उसमें थोड़ी कोई हेल्प कर सकता हूं। मैं आपको रियल सिचुएशन बता रहा हूं। मैं आपको कह रहा हूं मिलिटेंसी आपने तो मिलिटेंट्स मारे 30 वर्षों में, लेकिन आज तक आप मिलिटेंसी खत्म नहीं कर पाए। मैं आपको बता रहा हूं कि क्यों नए लड़के ज्वाइन कर रहे हैं, क्यों हाईली एजुकेटेड लोग ज्वाइन कर रहे हैं, क्यों पुलिस से भाग रहे जवान मैं आपको बता रहा हूं के लिए मजबूर हो रहे। मैं आपको रियल पिक्चर बता रहा हूं। देखिए इमानुल साहब, आलोक शर्मा जी, हिंदुस्तान को दोष दे रहे हैं, तो आलोक शर्मा जी, मिलिटेंसी एक बात कश्मीर में क्या इसलिए नहीं बढ़ रही क्योंकि वहां पर रिसर्च किया है, मिलिटेंसी के सरपरस्त मौजूद हैं। कश्मीर को उनके खिलाफ ना आपकी सरकार ने कार्रवाई की, ना अभी तक हमें कार्रवाई नजर आई। अब हमें कुछ अलगाववादी नेताओं के खिलाफ जिनकी पाक से फंडिंग होती है, एनआईए जांच होती हुई नजर आ रही है, कुछ होता हुआ नजर आ रहा है। कड़ा एक्शन तो हुआ ही नहीं ना अभी तक। देखिए, मैं समझता हूं अभी तक की बात छोड़िए, पहले भी जो सेपरेटिस्ट लीडर हैं उनके ऊपर कार्रवाइयां हुई हैं, लेकिन दुर्भाग्य है अभी मीडिया में कार्रवाई हो रही है। अभी किसी एक भी एनआईए ने किसी भी एक अलगाववादी लीडर के खिलाफ कोई एफआईआर नहीं की है। तुरंत होनी चाहिए। हम सरकार के पूरी तरह से साथ खड़े हुए हैं, लेकिन दुर्भाग्य है नहीं, एफआईआर तो रजिस्टर हुई है। और अब देखिए उसमें कार्रवाई क्या होती है ये बाद में देखेंगे। प्रॉब्लम को हमने सॉल्व किया 10 वर्षों में और शांति से आगे बढ़े। हम 2012 में 5.5 लाख टूरिस्ट जो है वो श्रीनगर में गया था, लेकिन इस बार 5,500 भी नहीं गया है। अब मोदी साहब बड़े बड़े भाषण दे रहे हैं, फार्मूला दे रहे हैं, टूरिज्म, टेररिज्म, पता नहीं कौन कौन से भाषण दे रहे हैं, लेकिन नेट रिजल्ट क्या है कि जो हमारे शहादत है वो बढ़ गई, सिविलियंस की डेथ बढ़ गई, हमारे यहाँ पर लोगों की डिस्प्लेसमेंट बढ़ गई, आतंकवाद बढ़ गया। जो इंटरनेशनल एलओसी पर जो घटनाएं घटती थी वो इंटरनेशनल बॉर्डर पर आ गई, इंटरनेशनल बॉर्डर से पंजाब बॉर्डर पर आ गई। लेकिन बीजेपी जो है वो बहुत राष्ट्रवादी पार्टी है। आईएसआई के लोग यहाँ पर पठानकोट में आकर जांच करते हैं, उसके बाद भी हम लोग देखते रहते हैं। मैं समझता हूं कि इस विषय को, जम्मू कश्मीर के विषय को, धारा 370 पर जिस पार्टी ने 70 साल तक वोट मांगे उसने एक बार भी नाम नहीं लिया। पीडीपी जो हमेशा से आतंकवादियों के साथ खड़ी रही, पीडीपी बुरहान वानी को आज भी शहीद और अफजल गुरु को क्या क्या मानती है, ये बीजेपी उनके साथ सरकार चलाती है। और जहां तक नबी जी की बात है, तो नबी जी तो पूरी तरह से पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं। ये पूरी तरह से उस तरह से बोलते हैं जैसे पाकिस्तान का कोई पत्रकार बोल रहा हो। ठीक है भाई, वहां पर समस्याएं हैं, लेकिन क्या समस्याओं का हल ये होगा कि आप पत्थरबाजी करवाएंगे? वही आर्मी है जिस आर्मी ने फ्लड आया, जब वहां पर पूरी तरह से बाढ़ आई, तो उस बाढ़ में इस आर्मी ने अपने ऊपर से बच्चों को और बुजुर्गों को अपने कंधों पर बैठाकर बचाया है। ये वही आर्मी है, उसको नहीं भूलना चाहिए। लेकिन आप लोग केवल अपनी यहां पर टीवी पर बैठकर राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं, तो सेकिए। बीडी मिश्रा साहब, क्या लगता है आपको, नबी साहब जिस बात का जिक्र कर रहे हैं वो कह रहे हैं मिलिटेंट्स के हमदर्द बढ़ रहे हैं कश्मीर में जो हो रहा है इस वक्त? मैं दो बातें बताना चाहूंगा। आज जो कश्मीर में हालात हैं वो हालात वहाबी डॉक्ट्रिन से इंपैक्ट हो रहे हैं। आईएसआईएस की डॉक्ट्रिन वहां पर आ रही है। जाकिर मूसा ने अनाउंस कर दिया है कि हमको अलगाव। जनाब, वहाबिज्म का आपको पता है? आप अरे सुनो वहाबिज्म का सुनो गनी, सुनो, अगर तुमको बोलना है तो बोल लो। देखी है किसी सुनो, अगर तुमको बोलना है तो बोलो, मैं चुप रहता हूं। अगर तुम बोल रहे थे मैं नहीं बोला। अगर तुमको बोलना है तो बोलो, मैं चुप रहता हूं, बोलो सर, बात कर लीजिए और फिर उसके बाद जवाब देता हूं। ब्रिगेडियर मिश्रा, आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए, मुझे ब्रेक लेना जी, जल्दी से। ठीक है नबी साहब, एक मिनट रुक जाइए। मिश्रा जी, तुम करके बात कर रहे हैं।
आपको अरे वैसे बात नहीं चुप रहो। नबी साहब, नबी साहब तुम्हारी क्या है? नबी साहब, आप ब्रिगेडियर मिश्रा से इस तरह बात नहीं कर सकते। वो हमारे सम्मान जब मैं बोल रहा हूँ तो तुम्हारे बोलने का नबी कोई अधिकार नहीं है। इस तरह की लैंग्वेज में बात करें प्लीज। और चुप रहो, आप पहले तहजीब चुप सीखिए। रहो, आप तहजीब चुप रहो, सीखिए पहले, क्योंकि तुमको आपको पता नहीं है और तुम्हारी किनसे करनी इत्तेहाद है। पार्टी है, लेकिन इत्तेहाद के माने एकता होते हैं, यूनिटी होते हैं, और तुम उस यूनिटी को तोड़ रहे हो। ब्रिगेडियर मिश्रा, मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। ऐसा है कि वहां पर माहौल और टैक्टिक्स बदल रही है। वहां पर जो नारे लग रहे हैं वो नारे ये लग रहे हैं कि हमको स्वतंत्रता नहीं चाहिए, हमको आजादी नहीं चाहिए, हमको पाकिस्तान में नहीं जाना चाहिए, हमको ये इस्लाम की लड़ाई है। अब ये सिनारियो चेंज हो रहा है और इस सिनारियो को चेंज करने वाले तमाम लोग ऐसे हैं जो कि फॉरेन फंडेड हैं, जिनको फॉरेन एड मिल रही है। और ये जो एनआईए के जो बिल्कुल जो एनआईए के सर्चेस हुए हैं उसमें एस्टेब्लिश हो गया। ठीक है, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं और ब्रेक के बाद इस टॉपिक पर का भी जिक्र करने की कोशिश मैं करूंगा जिसका जिक्र अभी ब्रिगेडियर मिश्रा ने किया है। क्या वाकई ऐसा है क्या? एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं और पाकिस्तान की इन नापाक हरकतों का आखिर जवाब क्या होना चाहिए, एक छोटे से ब्रेक के बाद। तो सरहद पर अचानक गोलीबारी बढ़ाकर क्या गुल खिलाने की फिराक में है पाकिस्तान, ये था हमारा आज का सवाल। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। सुहेल काज़मी साहब, जिस बात का जिक्र ब्रिगेडियर मिश्रा कर रहे थे ब्रेक से पहले कि मामला अब पाकिस्तान के पक्ष में होने से और कश्मीर की आजादी से ऊपर जा चुका है और कहीं ना कहीं आईसिस की जो आइडियोलॉजी है उसकी तरफ बढ़ रहे हैं कश्मीरी मिलिटेंट्स, इससे इत्तेफाक रखते हैं आप? क्या यह बदलाव आया है? जी बिल्कुल ब्रिगेडियर साहब कुछ हद तक बिल्कुल सही कह रहे हैं। और मैं खासकर अपने सारे पैनलिस्ट से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जब भी हम डिबेट पे बैठते हैं तो हमें पॉलिटिशियनों की तरह बात नहीं करनी चाहिए। पॉलिटिशियनों का ये होता है कि हमारे वक्त में ये हुआ। एज ए सोशल एक्टिविस्ट या वकील होने के नाते या जर्नलिस्ट होने के नाते, हाँ, सोसाइटी हमें वॉच कर रही होती है डिबेट्स को। इफ़ यू वी कैन कंट्रीब्यूट गुड टू द डिबेट्स बिकम हेल्दियर। जहाँ तक ताल्लुक है सिचुएशन को डील करने के लिए इंडिया का कड़ा स्टैंड है और होना चाहिए। वी वेलकम इट। मैंने बहुत चैनलों में कह दिया कि ये स्टैंड अप स्टिक रहना चाहिए कि हाँ, गोली का जवाब गोली से देंगे। ये कुछ लोग जो बिना किसी वकालतनामे के लोगों के सिर्फ लोगों की बातें करते हैं। अब आप देखिए कश्मीर का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो रहा है। कश्मीर में हमने एक जनरेशन खो दी। 90% लोग जो हैं वो मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में बिलीव करते हैं। आप सारी चीज़ों को जब ऑन ग्राउंड देखते हैं, उनको डील करने के लिए कोई ऐसा मैकेनिज्म बनाइए जो पिछले 70 साल में नहीं बना। वो किसी की भी सरकार थी, कैसी सरकार थी, हम उस पर चर्चा नहीं करना चाहते। आज एक सॉलिड सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में है और रियासत में भी उन्हीं की सरकार कोलिशन चला रही है। मैं समझता हूँ कि लोगों के एस्पायरेशंस को मद्देनजर रखते हुए, रमज़ान के महीने को मद्देनजर रखते हुए, आने वाले दिनों में अमरनाथ यात्रा जो शुरू होने जा रही है उसको मद्देनजर रखते हुए, इन सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए उन लोगों से बात कीजिए जो रेलिवेंटली समाज में सुधार कर सकते हैं। उन लोगों से बात मत कीजिए जो तेल छिड़कने का काम करते हैं। उसके लिए जैसे इनाम ने कहा, हमने ये खो दिया, 1 लाख फौज खो दी। वॉर कन्फ्लिक्ट एरियाज में ऐसी चीज़ें होती रहती हैं और जब आप जब तक नहीं होंगे तब तक हालात सामान्य नहीं होंगे। आम आदमी आम जिंदगी नहीं जी पाएगा। और मुझे लगता है, और मैं कहता हूं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी और अपनी सरकार से भी, कि जितना आप टफ रखेंगे, आप एक तरफ से टॉफ़ी दे के और दूसरी तरफ से गोली दे के काम चलेंगे, वैसा काम चलने वाला नहीं है साहब। हम बहुत खो चुके हैं, आगे खोने की अब हिम्मत नहीं है। हमारे बच्चे यहाँ पढ़ना नहीं चाहते हैं, हमारे बच्चे बाहर की स्टेटों में जाना चाहते हैं। एक अमन की फिजा क्रिएट करने के लिए हर नॉर्मल जम्मू कश्मीर के शहरी को कंट्रीब्यूट करना चाहिए और अच्छी पॉलिसीज के लिए सरकार का हाथ मजबूत करना चाहिए। ये मेरा मानना है एज ए सिटीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जी, तुहिन सिन्हा साहब, आपको याद होगा 2014 में जब भारत पाकिस्तान के बीच विदेश सचिव स्तर की बातचीत शुरू होने वाली थी, उस वक्त भी ये अलगाववादी जो थे ये मुद्दा बन गए थे, क्योंकि यह कह दिया गया था कि हम इन्हें भी स्टेक होल्डर्स मानते हैं पाकिस्तान की तरफ से, और उसके लिए हमारी सरकार तैयार नहीं थी। तो क्या आपको लगता है कि इस वक्त भारत और पाकिस्तान के बीच के जो हालात हैं उसमें
इन नेताओं की तरफ से, इन अलगाववादियों की तरफ से भी कहीं ना कहीं इग्नाइट करने की कोशिश की जा रही है मामले को, जिसकी वजह से हमें सरहद पर हालात गंभीर होते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, जब पीडीपी और बीजेपी की सरकार बनी थी कश्मीर में, तो ये तो हमारे एजेंडा ऑफ अलायंस में था कि हम सभी स्टेक होल्डर से बात करेंगे। लेकिन हम किससे बात करें? आज जो हुर्रियत के इतने सारे जो एक्सपोजेज हुए हैं, उसके बाद ये सबको पता है कि किस तरह मनी लॉन्ड्रिंग का वो एक केंद्र बना हुआ था। ये जो है आज भी जो है हम समर्पित हैं सारे स्टेक होल्डर से बात करने के लिए, लेकिन ये जो एलिमेंट्स एक मनी लॉन्ड्रिंग का बिजनेस बना रखे हैं और एक ये आज़ादी को एक बिजनेस बना रखे हैं, तब जब तक कि वो साफ नहीं होते तब तक बातचीत का कोई अर्थ नहीं होगा। बाकी जो है, ये मोदी जी ने भी स्पष्ट किया है कि हम वाजपेयी जी, जब ये उनकी पहली स्पीच थी कश्मीर में जाकर के, जो वाजपेयी जी का जो दिखाया हुआ पथ था, हम उस पर बढ़ना चाहते हैं जिसमें सारे स्टेक होल्डर से बात होगी। लेकिन आज की मौजूदा स्थिति में जहां की ये आज़ादी बिजनेस बन चुकी है, उन एलिमेंट्स को बाहर करने के बाद इनामुल नबी साहब, सीधे सवाल का सीधा जवाब दीजिएगा कि जिस तरह के हालात पैदा हो रहे हैं, जिस तरह से सरहद पार से टेररिस्ट को, मिलिटेंट्स को भेजा जा रहा है यहां पर, और उनसे जब मुठभेड़ होती है हमारे फौज के जवानों से, तो कुछ पत्थरबाज हमारी जवानों पर ही पत्थरबाजी करने लगते हैं। आप किस तरफ हैं? आप भारत की सेना के साथ हैं या उन पत्थरबाजों के साथ हैं? देखिए, मैं इंसानों के साथ हूं। जो जहां इंसानों जैसा सलूक करे, मैं वही हूं, मैं उन्हीं के साथ हूं, मैं अपने लोगों के साथ हूं, मैं कश्मीरियों के साथ हूं, क्योंकि मैं कश्मीरी हूं। नबी साहब, ये फौजी भी तो आप ही के लोग हैं ना। मैं भारत की सेना की बात कर रहा हूं, पाकिस्तान की सेना की नहीं। जिना मैंने कब कहा वो पराये है, लेकिन मुझे ये फील हो रहा है जब आप उनको अपनी सियासत के लिए मनवाने के लिए छोड़ रहे हो। वो मिसालें मैंने आपको अभी पेश की। मैंने इसीलिए आपसे कहा कि ईद का बड़ा दिन आ रहा है, ईद का बड़ा दिन आ रहा है। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रियली कंसर्न दिखा रही है कि कैजुअलिटीज़ की तरफ, एलओसी की तरफ, आज जो जम्मू कश्मीर में हालात है, जब 2016 में मास अपराइजिंग चल रही थी तो ये लोग इल्तिजा करते थे स्कूल अथॉरिटी से, स्कूल खोल दीजिए। आज जब देखने को सब कुछ ठीक है, पिछले एक हफ्ते से स्कूल बंद पड़े हैं। जहां ऐसा कियोस हो, जहां एनआरकी हो, जहां गवर्नेंस का कोई नामो निशान नहीं हो, ऐसे में अगर सीज फायर का अनाउंसमेंट होता है, पीस को एक चांस दीजिए, खुद ब खुद लोग एक्सपोज हो जाएंगे कौन किसके साथ है, कौन वायलेंस चाहता है और कौन पीस चाहता है। नहीं नबी साहब, फिर आप जैसे नेताओं की भी तो जिम्मेदारी है ना कि पत्थरबाजों के साथ ना खड़े हो। ये जिम्मेदारी तो आपकी भी है ना, आपको लोगों को समझाना पड़ेगा। आपने पढ़ी होगी आज खबर, कश्मीर के न्यूज़पेपर्स में भी ये खबर बड़े जोर शोर से आई है कि जो 20 पत्थरबाज पकड़े गए, जब आर्मी वालों की मुठभेड़ चल रही थी दहशतगर्दों के साथ, उस वक्त ये लोग पत्थरबाजी कर रहे थे आर्मी के जवानों पर। उनमें से 20 नौजवानों को बाकायदा आर्मी ने तय किया है कि इंडिया का टूर कराया जाएगा, जगह जगह पर तमाम इलाकों में उन्हें ले जाया जाएगा, उन्हें एजुकेट किया जाएगा, समझाया जाएगा कि देखिए आपकी सरकार, आपकी सेना आपके लिए क्या कर रही है। इससे ज्यादा सॉफ्ट स्टैंड उन लोगों के लिए जो आर्मी के जवानों पर पत्थर बरसा रहे हैं। और क्या चाहते हैं आप? इनसे एक सवाल हमारा भी है मिस्टर नबी, आप यह बताइए कि मेरी बात सुनिए जिना, मैं इसीलिए आपसे कह रहा हूं, इन टूर पैकेज से, फाइनेंशियल पैकेज से कुछ नहीं होगा। आप एक ही पैकेज लेके, पॉलिटिकल पैकेज, आप कोई पॉलिटिकल इनिशिएटिव ले लीजिए, उससे मसला कश्मीर हल होगा। आप मुझे कहते हैं कि वहां से पाकिस्तान से पैसे आते, मान के चलते आते हैं करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़, फिर यहां से जो 80 करोड़ आए वो ज्यादा है या 10 करोड़ ज्यादा है? अगर ये पैसों का ही मामला है, फिर 80 करोड़ जो पैकेज आया उससे हालात ठीक होनी चाहिए। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? अगर आप कह रहे हैं पैसों का ही मामला है और अंदर जो लोग बैठे हुए हैं, लेकिन हमने ये देखा कि 80,000 करोड़ देकर भी यहाँ पर लोग सड़कों पर निकल रहे हैं और आपसे कह रहे हैं कि आप मसले कश्मीर को हल करें। कर रहे हैं, क्वेश्चन का जवाब नहीं दे रहे हैं। आपसे एक साफ सवाल है, आपसे सवाल यह है कि अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आज सीज फायर डिक्लेयर करती है, तो क्या आप यकीन दिला सकते हैं कि आतंकवादियों से कोई फायरिंग नहीं होगी, आईएसआई से कोई इन्फिल्ट्रेशन नहीं होगा और अलगाववादी नेता कोई वहां पर नारे नहीं लगाएंगे? क्या आप यह बता सकते हैं कि होगा? एक और जल्दी, बस अगर आपकी नेक नीति होगी, हाँ बता रहा हूं ब्रिगेडियर साहब, मेरी बात सुनिए, हमें आपका एहतराम है, आपने बदतमीजी की, लेकिन हम बदतमीजी नहीं करेंगे आपके साथ।
हमारा इतना ही मानना है कि अगर आज भी सीज फायर होता है, मुझे पूरी उम्मीद है जिस तरह पहले भी 98 में दोनों नबी साहब तमीज और बदतमीजी रिलेटिव टर्म है। ये असल सवाल का जवाब रह जाएगा। नबी साहब प्लीज पर्सनल ना हो, जवाब दे दीजिए। बिल्कुल, मैं कहता हूं अगर आज भी नेक नीति से सीज फायर अनाउंस होता है तो जरूर और जरूर, मैंने इसीलिए आपसे कहा सबसे ज्यादा पीस हमें जरूरत है, जरूर और जरूर उसका मुस्बत जवाब यहाँ पर जितने भी ये हुर्रियत लीडर्स है वो जरूर उसका मुस्बत जवाब देकर एक पीस प्रोसेस स्टार्ट करके मारदार को बंद करेंगे इंशाल्लाह, मुझे उतनी उम्मीद है। आप लेकिन सीज फायर का अनाउंसमेंट कुछ किसी तरीके से कराए, क्योंकि मर तो हम रहे हैं, मर तो जवान रहा है, मर तो कोई मिलिटेंट रहा है, बहरहाल इंसान ही है, चाहे मिलिटेंट हो, जवान हो, सिविलियन हो, आप हो, हम हो, हम तो इंसान ही है। आलोक शर्मा जी इत्तेफाक रखते हैं नबी साहब जिस बात का जिक्र कर रहे हैं। आलोक शर्मा जी देखिए, मैं समझता हूं नबी साहब के पास किसी तरह का कोई वो नहीं है आधार के जिसके ऊपर ये इतनी बड़ी बात करें। नबी साहब कह रहे हैं सीज फायर का, आप सीज फायर कर दीजिए और उसके बाद हालात ठीक हो जाएंगे। सीज फायर करके भी बहुत बार देखा है, लेकिन पिछले 3 वर्षों में जिस तरह से वहां पर अलगाववादी आतंकवाद बढ़ता चला जा रहा है, जिस तरह की गतिविधियां बढ़ती चली जा रही हैं, हम अपने जवानों को वहां पर सीज फायर करके इन पत्थरबाजों के सामने नहीं छोड़ सकते हैं। जब तक दोनों तरफ से पैरेलल शांति की बात नहीं होगी तब तक कोई सीज फायर का सवाल नहीं उठता है। ऐसा नहीं हो सकता कि पाकिस्तान के इशारे पर ये हमारे फौजियों पर पत्थर बरसाएं और हम यहां से शांति की बात करें। बहुत दिन हुआ, हमने बहुत शांति के प्रयास किए, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। तुहिन सिन्हा साहब, आप बहुत देर से कुछ ऐड करना चाह रहे हैं और अभी भी आप देखिए पाकिस्तान फ्रंट फुट पर खेलता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ तो बार बार इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश हो रही है, आतंकवादियों को घुसाने की यहां पर कोशिश की जा रही है जिसका हमारी सेना मुंहतोड़ जवाब दे रही है। दूसरी तरफ वो हमारे इंडिया के जो डिप्टी हाई कमिश्नर है उनको तलब भी कर लेते हैं, उनसे सवाल जवाब भी किए जाते हैं और हमारी तरफ से यह कहा जाता है कि इंडियन आर्मी रिस्पॉन्डेड ओनली इन सेल्फ डिफेंस। ये सेल्फ डिफेंस मोड में कब तक हम रहेंगे? देखिए समीर साहब, सबसे पहले मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान को हम काबू में कर सकते हैं। पाकिस्तान हमारे लिए इतनी बड़ी चिंता की बात नहीं है। हमारी लिए चिंता की बात है नबी साहब जैसे लोग जिनका एटीट्यूड जो है वो बड़ा अजीब सा एटीट्यूड है। एक कहावत होती है कि जिस थाली में आप खाते हैं उसी में छेद करते हैं। कल मैं एक न्यूज़ बुलेटिन में देख रहा था, इनसे पूछा गया कि आप कश्मीरी हैं या हिंदुस्तानी हैं। हाँ बिल्कुल, आप एक बात बताइए, आपके पास इंडियन पासपोर्ट है? वो आप हमारा खा रहे हो। आपके पास इंडियन पासपोर्ट है? हमने आपका क्या खाया है? आपके पास इंडियन पासपोर्ट है? कंपनी जो यहाँ रखी है ना, 15 वर्षों में 20,000 करोड़ उसने कमाए। हमारे रिसोर्सेज लौटा दीजिए, हम आपके भिखारियों को भी जॉब दिलाएंगे। आपके पास आधार फहमी में नहीं रहेगा। आपके पास, आप ये बताइए, आपके पास पैन कार्ड है? आपके पास पासपोर्ट है इंडिया का? आपके पास आधार कार्ड है? पासपोर्ट क्यों नहीं होना चाहिए? तो जब आप ये कहते हैं ना कि आप कश्मीरी, आप हिंदुस्तानी नहीं हैं, तो वो पासपोर्ट को आप इस शो में रख दीजिए। आप पहले अपना एटीट्यूड सुधारिए, सब कुछ सुधर जाएगा। जो सूफियों की धरती है उसको आपने सलाफी इस्लाम की धरती बना रखी है। नबी साहब, शक है आपको आपके हिंदुस्तानी होने पर? वो क्या होता है? आपको पता है सलाफी इस्लाम क्या है? मुझे पता है, आपको बिल्कुल पता है क्या होता है? आपको पता है हिंदुस्तानियत क्या है? आपको पता है हिंदुस्तानियत क्या है? वो आपको पता है हिंदुस्तानियत क्या है? हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी क्या है, आपको पता है? हाँ, मैं बता रहा हूँ ना, मुजफ्फरनगर, गोधरा आपकी ये देखी डेमोक्रेसी हमने देखी है। नबी साहब भटका रहे हैं आप। नबी साहब, आपसे सीधा सा सवाल पूछा गया क्योंकि ये बड़ी दिक्कत है। तुहिन जिस बात का जिक्र करने की कोशिश कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी दिक्कत है। पाकिस्तान से तो हम लड़ लेंगे। आप गोधरा की तरफ क्यों देख रहे हैं? आप कश्मीर की लाल चौक की तरफ देखिए ना, लोगों के खिलाफ जंग कैसे लड़ी जाए, एक समस्या है। नबी साहब, इस बात का जवाब दीजिए। अपने आप को आप गोधरा की तरफ क्यों देख रहे हैं? आप गोधरा की तरफ क्यों देख रहे हैं? आप 18 जनवरी 1990 को याद कर लीजिए, बात वहां पे खत्म हो जाती है। इखलाक की तरफ देखूं, जिसको आपने बीफ के लिए और गोधरा के पहले भी तो कुछ हुआ था ना। गोधरा के पहले भी कुछ हुआ था जिसकी वजह से गोधरा हुआ। मैं आपसे ये उम्मीद नहीं करता हूं कि आप भटकाएंगे वहां श्रीनगर में बैठकर, और कश्मीर के लिए ही जो बहस हो रही है उसको आप भटकाने की कोशिश करेंगे। मैं आपसे ये उम्मीद नहीं करता हूं। हमें आपके इन खुतबों की जरूरत नहीं है, आप हमें समझाएंगे। नबी साहब, सीधा सा सवाल था, सीधा सा जवाब दे दीजिए।
कि क्या आपको गर्व महसूस होता है, आप प्राउड फील करते हैं एज एन इंडियन, एक हिंदुस्तानी होने में? नहीं, हिंदुस्तानी है जनाब या हम नहीं? कश्मीरी हैं और उसके लिए हम प्राउड फील करते हैं। वी आर प्राउड कश्मीरीज। आपका मुल्क क्या जब है? आप इंडियन है ही नहीं तो हिंदुस्तानी है इंडियन ना? पासपोर्ट कहां से है आपके पास? जब आप हिंदुस्तानी नहीं है तो आपके पास हिंदुस्तानी पासपोर्ट कहां से है? शो पर आप समीर भाई को दे जब दीजिए गांधी जी ब्रिटिशर्स के जब खिलाफ आप लड़ रहे अपने थे आप को उनका कौन सा हिंदुस्तानी मान ही नहीं पासपोर्ट था? रहे, नबी साहब, जब जब आप अपने आप को हिंदुस्तानी मान ही नहीं रहे तो फिर क्यों उम्मीद करते हैं भारत की सरकार से? ये तो बहुत अजीब सी बात कर दी ना आपने। फिर तो सारी बहस का मतलब ही खत्म हो गया। जी बहस ने आप मौका तो दीजिए ना हमें डिसाइड करने का। आप तो खुद ही वहां से डिसाइड मैं करते आपको हो, लगातार मौका दे रहा हूं। चलाते हो। आप तो हमें अपनाना, आप तो अपनाइए हमें कभी। आप हमें पैलेट भी चलाएंगे फिर आप कहेंगे ओटूड अंग भी है। आप क्यों अपने आप को अलग समझ रहे हैं? नबी साहब, आप क्यों अपने आप को अलग समझ रहे हैं? समीर साहब, अब हमें अपना तो समझ नबी लीजिए। साहब, आज भी जब कोई डेमोक्रेसी और हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी और हिंदुस्तान का बड़ा सुहेल काज़मी साहब, इस दिक्कत से कैसे निपटा जाएगा? आर्टिकल 370, कुछ लोगों ने जो मन बना रखा है उनके मन को कैसे बदला जाएगा? सुहेल काज़मी साहब, सुहेल काज़मी साहब, तो हमें एक और आपका आपसे आर्टिकल सवाल है 370 इसी को के क्या साथ। करना है? रूल ऑफ सुहेल लॉ। काज़मी साहब, आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं, बड़े गंभीर हैं, जल्दी से और सर, टाइम आप यह बताइएगा कि क्या कश्मीर वैली को भारत से अलग करने में वहां के अवाम का हित है, एक, और दूसरा, क्या कश्मीर वैली को लद्दाख और जम्मू से जोड़कर रखने से, भारत के साथ रखने से वहां के अवाम का हित है? यह आप बताइएगा सर, जल्दी से जी। देखिए, पहली बात तो यह है कि आप देखिए कि यहाँ इलेक्शंस हुई हैं और जो लोग मैंडेट देते हैं वो अपने चुने हुए नुमाइंदों को देते हैं और वो पोल परसेंटेज देखिए आप, नंबर 1। नंबर 2, जम्मू कश्मीर और लद्दाख एक कंपोनेंट है और इंडिया का हिस्सा है, इसमें कोई शक नहीं है, इस पर चर्चाएं हो रही हैं। डिस्प्यूट की बातें इंडिया, पाकिस्तान और अवाम के बीच में भी चलती हैं, वो चल रही हैं, उसमें भी कोई शक नहीं है। लेकिन जो मैंडेट लोगों ने क्लियर दिया है वो आपने जमहूरी निज़ाम को दिया है। मैं नहीं कहता हूँ इनाम, जैसे कहते हैं कि वो कुछ लोग हैं उनकी एक अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, लेकिन वो कितनी बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं वो सारी दुनिया को पता चल चुका है। अगर वो बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसीज होती तो आज असेंबली में ये जो 88 लोग बैठे हुए हैं ये नहीं बैठते, इलेक्शंस बाइकआउट होती, लोग उसी ट्रेंड पे चलते, शॉप्स बंद होती, बाजार बंद होते। लेकिन सुनिए, जमहूरियत में हर इंसान को अपनी बात रखने का हक है, लेकिन रूल ऑफ लॉ जो पूरे इंडिया में लागू होता है वो जम्मू कश्मीर में भी लागू होता है और होना चाहिए इन ट्रू स्पिरिट और ग्राउंड रियलिटीज को देखते हुए। जो लोग भी, जो अनासर भी, जो फिजा में गंदगी फैलाते हैं या सुनिए जो भी ह्यूमन राइट वायलेशंस करते हैं उनको कड़े से कड़े कानूनों के तहत एनआई की टीम हो, बाकी टीम्स हो, जैसे बाकी स्टेट्स में, उनको आप बुक कीजिए। आप देखिए, अब जब सीरियसली इस चीज को टैकल करने के लिए, जैसे पंजाब में आपने सोचा कि हम ठीक करेंगे और एक वक्त आया लोगों ने साथ दिया, कश्मीर में भी आपके साथ लोग शाना बशाना कर रहे हैं। ये जो परसों कुछ लोग अपने आप को हिंदुस्तानी मानने तक के लिए भी तैयार नहीं होते और पाकिस्तान की फंडिंग के भरोसे रहकर या फिर पाकिस्तान के बहकावे में आकर, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के बहकावे में आकर इस तरह का कदम उठाते हैं कि सेना के ही खिलाफ हो जाते हैं, अपनी ही सेना के खिलाफ हो जाते हैं। वो सेना जो हमेशा कश्मीर के लोगों को, जम्मू कश्मीर के लोगों को जैसे और बाकी हिस्सों में देश के बचाती आई है वैसे ही इस स्टेट में भी बचाती है, उसके ही खिलाफ हो जाते हैं। उस सोच को भी कहीं ना कहीं बदलने की जरूरत है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस डिबेट में हिस्सा लेने के लिए। कल एक नए टॉपिक पर नई डिबेट के साथ हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए शब बखैर।